नमस्कार, मैं हूं विवेक सावरिकर मृदुल और आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक विद मृदुल। तो जब दिलों में संवेदनाओं के खिल रहे हो फूल या हो रही हो कोई चुभते हुए सवालों की शूल, तो लेट्स टॉक विद विवेक मृदुल। आज इस पहले संस्करण में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं शहर के यानी भोपाल शहर के बहुत ही ऊर्जावान, प्राणवान अभिनेता, कलाकार समर्थ चतुर्वेदी। और चूंकि ये पारंपरिक इंटरव्यू का सेशन नहीं है जिसमें हम बताएं कि समर्थ चतुर्वेदी जी का जन्म कहां हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उन्होंने कहां तक की शिक्षा ग्रहण की, वगैरह वगैरह, तो हम सीधे अपने मुद्दों पे आएंगे और हम समर्थ से ही धीरे धीरे इस इंटरव्यू के दरमियान या इंटरव्यू के बजाय हम इसको बातचीत कहेंगे। इस कन्वर्सेशन के दौरान, इस चर्चा सत्र के दौरान ये जानेंगे कि समर्थ ने इस कला यात्रा को कहां से शुरू किया और किस मुकाम पर है। इस तरह की सवालों के बीच में हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपके मन में जो बातें उठती हैं कहीं कहीं उसका भी समाधान करेंगे। तो समर्थ, सबसे पहले तो इस शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक विद मृदुल, आपका बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो दादा थैंक यू वेरी मच। कहीं ना कहीं रंग कर्म के शुरुआती दिनों में आप बड़े ही हमारे आदर्श थे और आज उन बड़ों से आशीर्वाद रूपी प्रशंसा जो मिलती है सुन के मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है और अपने आप को थोड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने अपने बड़ों को कुछ ऐसा तो करके दिखा दिया ताकि वो हम पे गर्व कर सकें। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज इस शो का पहला एपिसोड श्री गणेश, वो भी मेरे साथ। क्या धन्यवाद। बात, बहुत बहुत धन्यवाद समर्थ। अब तुम हमारे साथ बने रहोगे और हम धीरे धीरे तुमसे बातें करें। कोई जल्दी नहीं है, पर अब हम सवालों की श्रृंखला शुरू कर सकते हैं। हम जी बताना चाहेंगे कि लेट्स टॉक विद मृदुल में दो सेगमेंट हमने किए हैं। पहले हम कुछ सवाल जवाब करेंगे जिसके माध्यम से हम आज के समय में आज की होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों पर तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में कुछ बातें सुन सकें। और तुम्हारी राय जब मैं कह रहा हूं तो एक समर्थ चतुर्वेदी नहीं बल्कि सभी तुम्हारी उम्र के कलाकारों का प्रतिनिधित्व तुम कर रहे हो। तो ये इस रूप में मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जवाब रहेंगे। दूसरा सेगमेंट हमने अपनी ओर से ही बनाया है जिसका है नाम या जिसका शीर्षक है मेरी कहानी मेरा फसाना। हर शहर से कोई कोई कलाकार, हर गांव से कोई कलाकार निकलता है और कला के सपने लेकर के एक बड़ी यात्रा करता है और जहां तक मैं समझता हूं उसकी अंतिम मंजिल होती है बॉलीवुड, जिसे हम माया नगरी भी कहते हैं। तो ये सफर तुमने भी तय किया है और तुम भी आज रंगमंच से होकर टीवी की गलियों से गुजरते हुए एक महानगर की सड़कों पर पहुंचे हो और राजमार्ग पे पहुंचे हो जिसका नाम बॉलीवुड के नाम से हम जानते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए तुमने क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या पापड़ बेले, कैसे कैसे दिन देखे, उन सब की खट्टी मीठी यादों का एक जो सार है वो तुमसे हम जानेंगे। तो जी। सबसे पहले हम, चूंकि भोपाल से तुम्हारा ताल्लुक गहरा है और भोपाल से ही हम बात शुरू करते हैं। भोपाल से जुड़ा तुम्हारा रंगमंच का वो दिन कौन सा महत्वपूर्ण तुम्हारी नजर में, जब तुमने रंगमंच पे कोई एक खास उपलब्धि पाई, ऐसा तुम्हें लगता है? भोपाल से जुड़ी तो खैर तमाम यादें कहीं ना कहीं सांसों में भोपाल ही बसता है। बम्बई में रहें चाहे आउटडोर कहीं ना कहीं शूटिंग में रहें, कभी भोपाल में कुछ भी होता है तो ये लगता है कि मैं उस वक्त नहीं हूँ। चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे ओले गिर रहे हो। हाँ, शुरुआती दिनों में कहीं ना कहीं जब रंगमंच शुरू किया था तो विभा दीदी के साथ मैंने शुरू किया था। विभा जब वो मिश्रा हमारे जी। स्कूल, जी जी, विभा दीदी के साथ। तो जब शुरू में स्कूल में आई थी तो एक, मतलब मैं शायद कक्षा 5 में था तो उस वक्त का वो एक उत्साह थी। लेकिन जब पेपर में आपका फोटो आता है, स्कूल में थोड़ा सा आपका रसूख बढ़ जाता है, टीचर आपकी प्रशंसा करने लगती है, तो वो धीरे धीरे जो एक शुरुआती शौक था वो जुनून बनना शुरू कर देता है। फिर मैंने जवाहर बाल भवन में बड़े केजी त्रिवेदी, उनके सानिध्य में रंगमंच शुरू करा। और फिर एक, ये समझ लीजिए कि वहीं से खाद पानी जो थी वो खाद पानी एक कलाकार को मिलना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने राजकमल नाइक जी के साथ, जयंत देशमुख दादा के साथ, आलोक दा के साथ, बंटी भैया के साथ, तकरीबन सब लोगों के साथ काम किया। लेकिन रंगमंच में अगर मैं अपना एक अनमोल क्षण अगर मैं कहूं तो वो था जब मैं एनएसडी वर्कशॉप अटेंड कर रहा था 98 में, और हमारे उस नाटक का म्यूजिक देने बाबा कारंत आए थे।
तो ओ अच्छा। उनके सानिध्य का, हाँ जी, उनके सानिध्य में जो 5 दिन गुजारे हैं, और 2 बार मेरी हबीब साहब से मुलाकात हुई है, तो वो शायद कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के बहुत बड़े अनमोल खजाने जैसे हैं। प्रभात दा से मिलना, जो मतलब कहीं ना कहीं दादा स्तंभ हैं। अगर उनके मुंह से आपका नाम निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जीवन सफल हो गया। तो ये जो क्षण थे, शायद ये एक बहुत बहुमूल्य थे। आप काम करते रहते हैं, काम करते करते सीखते हैं। अभी जैसे बंसीदा से लास्ट ईयर मेरी मुलाकात हुई थी। आलोक दा का नाटक चल रहा था, नट सम्राट, इलाहाबाद में। हम्म। बंसीदा से हमेशा मैं डरा सहमा सा ही मिला हूँ, क्योंकि उनकी और आलोक दा की जो रिहर्सल स्पेस थी, उसके बीच में एक दीवार थी बस, कला परिषद में, आप भी जानते हैं। बिल्कुल तो जानता वो हूँ। खुले मंच और वो रेपेट्री के बीच में एक दीवार। तो जब भी बंसीदा आ गए, तो मतलब एक डरा सहमा सा मन कहीं रहता था। और उस दिन जब मिला, तो उन्होंने जब पीठ पे हाथ मारा और समर्थ, मतलब मैं वो खुशी या वो डर, मैं कुछ भी बयान नहीं कर सकता आपको। मेरे अंदर इतनी कौतूहल मचा, मैंने पांव छुए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब नजर रखता हूं। तो ये भी अपने आप में एक विस्मयकारी क्षण था मेरे लिए कि मैं ना इनके फेसबुक में जुड़ा हूं, ना मैं इनसे रेपेट्री में मिला हूं कभी, ना इनके साथ काम किया है। लेकिन शायद एक शहर के होने के नाते एक बड़प्पन दिखाते हुए उन्होंने ये बताया कि उनको मेरे बारे में सारी मालूमात है। क्या तो बात है, कुछ बहुत ऐसी अच्छा। छोटी छोटी, हाँ, कुछ ऐसी धारा, छोटी छोटी यादें हैं जिनको लेके एक माला बनाई जाए, तो वो कुछ क्षण है जो शायद दिल के बहुत करीब है। समर्थ, एक बात मुझे आ, मतलब पूछना है तुमसे। तुमने रंगमंच से शुरुआत की, दूरदर्शन पे भी काम किया, टेली फिल्मों के लिए और सीरियल्स में भी कुछ योगदान दिया। उसके बाद तुमने बॉलीवुड में कदम बढ़ाए, जी। लेकिन बॉलीवुड के बाद तुम मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में ना आते हुए तुमने एक क्षेत्रीय सिनेमा का रुख किया। इसके पीछे क्या था? क्या हिंदी फिल्मों ने पूछा नहीं, या ये मार्ग अधिक सुविधाजनक लगा कि हम भोजपुरी या अन्य किसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म में अधिक जल्दी सराहे जाएंगे? तुम्हारे मन में क्या था? दादा, जब मैं बंबई पहुंचा था 2003 में, तो मतलब आप समझिए कि एक नया मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का सीधे समुद्र में जाके गिरा है। आपको रास्ते नहीं पता होते। यहाँ से लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। सारे जितने भी वरिष्ठ कलाकार थे और वरिष्ठ जन जितने भी थे, उन सब ने कहा कि अब तुम्हें बंबई की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं वहां जाके वो कुरुक्षेत्र है। लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। कृष्ण बहुत मिल जाएंगे, अर्जुन तो खुद ही बनना पड़ता है। क्या बात। तो मेरे साथ भी दिक्कत सिर्फ उसी चीज की थी कि मैं वहां पहुंच के करूं क्या। मैंने कोई ऑप्शन नहीं चुना कि मुझे सीरियल करना है, मुझे ऐड करना है, या मुझे फिल्में करनी है। मुझे काम करना था, और मैं वहां कलाकार बनने गया था। अपने आप को ये साबित करने गया था कि मैं अपने शहर से जो अनुभव लेके आया हूं, वो अनुभव मेरा बेकार नहीं है। अगर मुझे पिताजी ने 1 साल की मोहलत दी थी कि अगर कुछ साबित कर पाया तो ठीक, नहीं तो वापस अपने शहर में अपने लोगों के बीच तो हुई। मेरी मुलाकात भाग्यवश सुजीत कुमार जी से हो गई। सुजीत कुमार जी हिंदी में बहुत जाना पहचाना नाम थे, और भोजपुरी के पहले सुपरस्टार थे। और वो फिल्म बना रहे थे जिसको वो खुद निर्देशित करने वाले थे, जिसका नाम था बलमा बड़ा नादान। उसके लिए उन्हें एक न्यू कमर लड़के की जरूरत थी। मैं जाके मिला, मेरी मुलाकात जितेंद्र सुमन जी ने कराई थी, जो आरा बिहार से हैं। उनसे मेरा संपर्क छत्तीसगढ़ी फिल्म जो मैंने 2001 में करी थी, मेरी पहली एक फीचर फिल्म कह सकते हैं आप, परदेसी के मया, जो वहाँ की बहुत बड़ी गोल्डन जुबली फिल्म है। उसमें मैं हीरो था, उसमें वो एसोसिएट डायरेक्टर थे। उन्होंने मेरी मुलाकात सुजीत जी से करवाई। सुजीत जी से मिला, उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक छोटा सा ऑडिशन लिया कि भाषा में बोल पाऊंगा कि नहीं। मैंने बोला, मैं चला आया। 10 दिन बाद मेरे पास कॉल आ गया और मैं काम करने लगा। उसमें मेरी हीरोइन थी रश्मि देसाई, जो अपना बालिका वधू वगैरह नहीं, उतरन, सॉरी उतरन, हाँ और अपना अभी बिग बॉस में आई थी। हाँ। तो ये सफर फिर चलने लगा, मुझे काम मिलने लगा। तो
अब जब कहीं ना कहीं आप अगर कोई रास्ते पे चलते हैं और आपको आंशिक सफलता ही मिलती है, तो वो रास्ता कहीं ना कहीं आपको सुगम लगने लगता है। आपको लगने लगता है कि, और सबसे बड़ी बात आ रहा, उस फिल्म का जो मेरा म्यूजिक लॉन्च हुआ, उस म्यूजिक लॉन्च में मैंने हिंदी सिनेमा के तमाम वरिष्ठ कलाकारों को देखा। ऋतिक रोशन स्वयं आए थे, क्या बात। वहां पे जीतू जी थे, वहां पे राकेश रोशन जी थे, वहां पे आदित्य पंचोली जी थे। तो अब आप बताइए, मतलब मरता क्या ना करता। फिर तो ये था कि घर से तो सपना अमिताभ बच्चन को ही आइडियल मान के चले थे, वहां जाके दिखा कि यार ये एक छोटी पटरी भी है, इस पे भी ट्रेनें चलती हैं, चलो थोड़ी देर चढ़ जाते हैं, सफर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। काम करता और रहा, इस तकरीबन 14-15 पिक्चरें करी मैंने। उसके बाद मुझे लगा कि बॉलीवुड की तरफ जाना चाहिए, तो जब विराम लिया, काम भी कम होने लगा, तो 2.5 साल जिंदगी के बड़े डामाडोल वाले भी गुजरे। फिर मुझे लगा कि नहीं, यही जो मैं कर रहा हूं, सरवाइव करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ धन तो होना चाहिए। तो फिर मैं वापस से उसी इंडस्ट्री में आया जो मेरा एक बना बनाया प्लेटफॉर्म था, लेकिन इस बार मेरी वापसी खलनायक और चरित्र अभिनेता के तौर पे। तो अब वो सफर चल रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब जो पटरी तुम्हें मिली उस पटरी को तुमने पकड़ के रखा और उस पे लगातार तुम्हारा काम चालू है, और एक तरह का संतोष और कुछ करने का एहसास तुम लेकर चल रहे हो, और तुम मुतमईन हो कि आगे भी इस तरह से काम मिलता रहेगा। और कोशिश तुम्हारी बॉलीवुड के लिए भी जारी है कि जब कभी जी। ऐसा अवसर आएगा मैं बॉलीवुड के लिए काम करूंगा। और मैं अब दूसरा सवाल, अब बॉलीवुड की जब आज हम बात कर रहे हैं, मतलब आज इस लॉकडाउन के पीरियड में, जब अनलॉक 1 के पीरियड में हम हैं, और अभी अभी हमारे सामने सुशांत सिंह राजपूत की अवसाद की स्थिति में की गई आत्महत्या की खबरें इतनी चर्चा में है, और लोग बेतरह बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बारे में, उसके नेपोटिज्म के बारे में, भाई भतीजावाद के बारे में, और कुछ स्थापित जो वहां के आला ग्रुप्स हैं जिसे हम बैनर कहते हैं, उन बैनर जी। की तथाकथित एक डिक्टेटरशिप के बारे में बातें हो रही हैं, मीडिया में बातें हो रही हैं। हम लोग जो मीडिया से बाहर के लोग हैं, आम दर्शक हैं या कला रसिक हैं, क्योंकि आप उसके बहुत करीब हैं, यद्यपि आप बॉलीवुड से सीधे सीधे मेन स्ट्रीम से वाबस्ता नहीं है, मगर आपने उस रास्ते को, बहुत बार उस रास्ते से गुजरे हैं, और आपने बहुत करीब से उस दुनिया को देखा है। तो क्या लगता है आपको, ऐसा एहसास हुआ है क्या कि भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म या अपने क्षेत्रवाद का वहां पर माहौल है? और दादा देखिए, मैं तो इस चीज से गुजरता हूं कि मैं भोजपुरी कलाकार होने के कारण मुझे हिंदी सिनेमा या हिंदी कामों में बहुत सारे काम छूटे हैं कि अरे आप तो भोजपुरी फिल्में करते हैं, सॉरी हम आपको नहीं ले पाएंगे, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था सर। तो ये खैर अलग लड़ाई है। बात आई वंशवाद वाली। देखिए दादा, एक बहुत छोटी सी चीज है, हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं और वो इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, तो उनके अंदर उस चीज का अभिमान और गुरूर तो है, वो हमको सहज स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे अंदर कितना भी अपने अभिनय की क्षमताएं है, लेकिन उनको अवसर ज्यादा मिलेंगे, उनके लिए बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हैं। हमारे मुंह में चांदी की चम्मच लेके नहीं गए हम, लेकिन उनके पास चांदी की चम्मच है। उनका संघर्ष अलग है। शायद आज ऐसा नहीं है कि सबके साथ चीजें हैं, कहीं ना कहीं मैं कहूंगा 65% स्टार पुत्र फेल होते हैं, 35% ही राइज करते हैं। आप बिल्कुल, खुद इतिहास उठा के देख लीजिए। क्योंकि पर्दा और किसी को जो, बख्शता नहीं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही। परफॉर्मिंग आर्ट है, आप परफॉर्म करेंगे तो लोग बाग आपको उसका प्रतिसाद देंगे। बिल्कुल आपके सही। अंदर अगर अभिनय क्षमता है ही नहीं, तो वो देखिए, यश चोपड़ा से बड़ा तो डायरेक्टर नहीं था। उदय चोपड़ा आज कहां है? फरदीन खान कहां है? जायद खान कहां है? स्वयं बिल्कुल अभिषेक बच्चन को देख लीजिए आप। बिल्कुल। ठीक है, उनका संघर्ष, उनका टेंशन अलग है, उनकी जद्दोजहद, उनकी सारी चीजें अलग है। लेकिन ये चीजें मनोज वाजपेयी के साथ भी गुजरी होंगी। शूल, सत्या, ये सारा सिनेमा करने के बाद एक समय था जहां 4 से 5 साल या 6 साल कि मनोज जी नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेंटल टफनेस दिखाई। उस टफनेस के साथ वो आज फिर आए।
बिल्कुल, इरफान को हम देखें, अब वो जी। मरहूम है, लेकिन उन्होंने जाते जाते समय तक उनका जो काम जिस तरह से उन्होंने स्पैन किया, अपना बढ़ाया, तो सबकी नजर में है। और एक लेवल के बाद सबने जैसे कि हाथ टेक दिए कि नहीं भाई, इसको तो हम रोक नहीं सकते। मुझे ये भी लगता है कि सुशांत, जिसे हम एक युवा वर्ग का एक फैक्टर माने, कि कहीं हम अपने आप को बहुत जल्दी अवसाद से ग्रस्त कर लेते हैं कि हम अच्छे रास्ते पे जा रहे थे और मंजिल बिल्कुल करीब ही थी कि हम टूट गए, बिखर गए। ये या ये दादा बात ये भी कहीं। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप को सफलता मिलती चली जाती है और हाँ, आपको जरा सी असफलता या जरा सी कोई चीज होती है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, ये आप बात उस बिल्कुल सही सफलता कह रहे को हैं। आप उस सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए हाँ, आप चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो बैंग ऑन बिल्कुल सही होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। हाँ, सचिन तेंदुलकर जो पहले मैच में ही 0 पे आउट हुए और उसके बाद क्या खिलाड़ी, भगवान है वो क्रिकेट के। सही है। 2007 में उनको टेनिस एल्बो हुआ जब उनका क्रिकेट करियर खत्म था, लेकिन वो 2013 तक क्रिकेट खेले। बिल्कुल, 2011 में वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं लड़ना तो पड़ता है दादा आपको आपके हक के लिए। आप बिल्कुल। एकदम से हथियार डाल के ये रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है। और जैसे ये बात तुमने बहुत सही कही कि जैसे असफलता को नहीं पचा पाते, सफलता भी नहीं पचती, और उसके उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो जाते हैं, या हमें ऐसा लगने लगता है कि अब तो हर बार हमें सफल ही होना है। तो ऐसा कभी होता नहीं। फिल्मों में भी उतार और चढ़ाव, या किसी भी करियर में उतार चढ़ाव ये एक आता ही रहता है। हमेशा बिल्कुल सही। चढ़ाव नहीं रहता, हमेशा उतार नहीं रहता। तो आदमी को बहुत सस्टेनेबल ग्रोथ की दिशा में रहना चाहिए, अपने आप को बहुत सतर्क और सजग बन करके काम करते रहना चाहिए कि आज आपकी हार है तो कल आपकी जीत भी होगी। और ये विश्वास जो लोग खो जाते हैं, फिर वो ऐसी दुर्घटना के या हादसे के और शिकार होते हैं। जैसे अच्छे दिन नहीं रहे दादा, वैसे ये बुरे दिन नहीं रहेंगे। हाँ, ये तो लोग बहुत बड़ी साजिशें कहावत है। रचेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग साजिशें रचेंगे, आपके दुश्मन ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब आप जरूरत से ज्यादा फेमस प्रसिद्ध हो रहे हैं। साजिशों मतलब से मुझे याद आया कि क्या तीनों मीडिया में, रंगमंच हो, टीवी हो, फिल्में हैं, हम बहुत भाईचारे की बात करते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ घनिष्ठता की बात करते हैं। फिर भी बैकबाइटिंग बहुत करते हैं। ऐसा एक साधारण आरोप लगाया जाता है कि जैसे कि हम अपने रंगमंच पे, भोपाल गॉसिपिंग। के रंगमंच की बात, गॉसिपिंग भी और बैकबाइटिंग भी, यानी केकड़े की चाल की, मेरे को मिले ना मिले, इनको ना मिले, ये जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, ये ऐसा नहीं लगता कि इसकी वजह से हम व्यावसायिक नहीं हो पा रहे? भोपाल रंगमंच की बात करें तो खास करके ये बात कहना देखिए चाहूंगा। दादा, सबसे बड़ी बात बताऊं, भोपाल कह लीजिए या कोई भी दुनिया की जगह कह लीजिए, आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। क्या बात, सही और बात। आज मुझे भोपाल छोड़े 16-17 साल हो गया, लेकिन टच वुड, भगवान घमंड ना कराए, भोपाल में आज भी प्याज छीलने वाली परंपरा नहीं बदली। जिनको बोलना है वो वैसे ही बोलेंगे, आलोचना करेंगे। शायद सुशांत सिंह हमारे भोपाल में आके रंगमंच कर लेते तो वो मानसिक तौर पे बहुत पक्के विकसित हो होके जाते। कर, हाँ, हाँ। कर रहे हो जाते कि आपको तारीफ तो मिलनी नहीं है बॉस, क्योंकि यहाँ तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके ऐसे हाथ बांध के नाटक देखते हैं। अच्छा, तुमने किया है, ओके। हम्म। तो बोलने के लिए बोलते हैं। यहाँ सही कह। आपकी आप आलोचना करिए, हम मानते हैं सर्वगुण संपन्न दादा, शायद आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, और हम लोगों के अंदर आज भी कलाकार के रूप में कहीं ना कहीं एक छात्र जीवित है जो सीखने पे आमादा है। लेकिन सही बात, सही। आप आलोचना सलाह के रूप में तो दो, वो नहीं होता। वो अच्छा। आज भी कुछ लोग हैं जो आपके अच्छे कामों को भी लेग पुलिंग करेंगे और वो अपनी उसी में वाहवाही समझेंगे। वो जो पटियाबाजी सभ्यता हमारे यहाँ है, टचवुड, आज भी जिंदा है। और बड़ा मजा आता है कभी कभी उन गुटों में बैठो तो कुछ कुछ किस्से ऐसे सुनने को मिलते हैं, सिर्फ उनका चेहरा देख के लगता है कि वाह, 16 साल में सब कुछ बदल गया। पर ये नहीं अब बस। और व्यवसायिक हो सकते हैं दादा, हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवसायिक होने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। वो अगर सारी चीजें होंगी, अभी मैं बहुत सुन रहा हूं, आपको भी
ज्ञान में ही होगा कि बहुत सारी रेपेट्रियां खुल गई हैं। बिल्कुल, मेरी कोई रेपेट्री और नहीं है। भोपाल को रंगमंच की अब नर्सरी, अरे हाँ फिर भी हाँ हाँ बहुत हाँ सारी हाँ है जहां पे हाँ शायद आपको बुलाया जाता होगा, अगर तो कलाकार के तौर पे, और आप जाते हाँ, होंगे और आप काम करते होंगे। बिल्कुल सही बात है। और कई बार पैकेट नहीं भी पाते, लिफाफा जिसे हम कहते हैं। भैया थैंक यू, भैया आप आ जाते हैं तो बहुत मजा आ जाता है। अब इस मजे को क्या चूरन लगा के चाटा जाए, ये सवाल है। वो वो क्या कहते हैं, पार्ले जी खाइए और निकल लीजिए। थैंक यू सर्विस। क्या मैं एक, क्योंकि मैंने बात पहले भी की थी कि जब मन में उठती हो कोई शूल तो लेट्स टॉक विद मृदुल। तो क्या शूल है, मतलब भोपाल में ऐसी क्या चुभने वाली चीजें हैं? थिएटर की बात कर रहा हूं, सब अच्छा है, कला है, संस्कृति है, यहाँ की भारत भवन की बात क्या, रविंद्र भवन के प्रताप क्या, शहीद भवन भी बहुत मारूफियत बटोर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो थिएटर करते रहने के बाद भी हमें कहीं खटक जाती कि यार ये क्या है, ऐसा कौन सा खास दर्द है जिसे तुम आज व्यक्त करना चाहते हो? मैं सबसे बड़ी बात बताऊं दादा, यहाँ थिएटर कर्मी ही दूसरे का थिएटर नहीं देखता। ये सही बहुत बात। बड़ा पूर्वाग्रस्त चीज है कि अरे हमारा नाटक देखने तो आएंगे, हम किसी का नहीं चाहेंगे। अरे क्यों नहीं? आप जब एक परिवार है, आज जब मुसीबत होती है तो एक कलाकार ही कलाकार के काम आता है। तो और एक आप खास किसी बात है, दूसरे, हाँ, क्या अगर बात? जाएंगे भी, अगर गए भी, नाटक देखने गए भी, तो ग्रीन रूम में हाथ मिला के आ जाएंगे और फिर बाहर जाके पट्टी में बैठ जाएंगे। हाँ, आप पूर्वाग्रह से इतना ग्रसित मत हो कि आपको किसी की प्रशंसा करने में आपको अपना व्यक्तित्व ऐसा लगे कि अरे आप बहुत नीचे हो रहे हैं। बड़प्पन दिखाइए। अगर आप बड़े हैं तो आप छोटों को उंगली पकड़ के चलना सिखाइए, क्योंकि हर आदमी ने कहीं ना कोई शुरुआत की होती है। उस शुरुआत को अगर आप लकीर को खींचेंगे, और सबसे बड़ी बात, दूसरे की लकीर मिटाने की कोशिश मत करिए, अपनी लकीर लंबी करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बात की, बहुत सही बात की। अच्छा, एक क्योंकि बात और याद आ गई। दूसरे ने, हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है, मुकम्मल हो गई ये बात कि हम अपनी लकीर को बड़ा करें दूसरे की लकीर को काटने के बजाय, और ये हम नहीं कर पा रहे। ये तो शूल है आपके मन का, मैं समझ सकता हूं। मेरे ख्याल से भोपाल के लगभग जो संजीदगी से थिएटर कर रहे हैं सबके मन में ये बात कहीं ना कहीं होगी। मुझे याद आया कि बाल भवन से आपका बहुत संबंध है। आप क्यों कह रहा हूं यार, मैं तुम कहना चाहिए, अब तुम्हारा बिल्कुल संबंध मैं छोटा हूं आपसे। तुम्हारा संबंध रंगमंच से जब रहा तो विभा जी ने भले ही तुम्हें संस्कार दिए, थिएटर का अंकुर तुम्हारे अंदर पैदा किया, लेकिन जो उसको खाद पानी, जैसा कि तुमने कहा, जवाहर बाल भवन में दिया, और वहां पे केजी त्रिवेदी, जिसे हम सब प्यार से चच्चा कहते हैं, तो केजी चच्चा से जुड़ा हुआ कोई किस्सा याद आता है कि उनका एक अलग, सभी जानते हैं, अलग किस्म की ट्रेनिंग का एक तरीका है, और वो कैसा है, या उनसे जुड़ी कोई बात तुम शेयर करना चाहो? मैं ये कहूंगा कि रंगमंच में अगर मेरी देवकी विभा मिश्रा दीदी हैं तो मेरी यशोदा केजी चच्चा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। क्योंकि उन्होंने जो पाला पोसा, और केजी चच्चा की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊंगा, मैंने शायद तकरीबन उनके साथ 25-30 नाटक किए। मेरी कभी तारीफ नहीं करते थे, मैं हाँ कितना भी अच्छा करके आ जाऊं, और मैं हमेशा से उनकी तरफ एक आस भरी निगाहों से देखता था कि यार आज तो तारीफ होगी, आज तो नाटक खत्म होने के बाद जो मीटिंग होती है उसमें कहा जाएगा कि तुमने अच्छा काम किया। सबका नाम आता था, सबका नाम आता था। तो कहीं ना कहीं एक वो अंदर कसक थी, वो शायद कसक मेरी निकली पूरी नर नारी उस थैंक यू बाबा लोचन दास 2000 में। बिल्कुल। इवन जब मैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं सखाराम बाइंडर कर रहा था, और सखाराम बाइंडर में छोटे केजी चच्चा सखाराम कर रहे थे और मैं उनके दोस्त का किरदार करता था। मुझे लाफ्टर तालियां मिलती थी, लेकिन मुझे तारीफ केजी सर की तरफ से तब भी नहीं मिली। नंदू नंदू मामा के साथ जब आपके साथ पुरुष करने गए या है वदन करने दिल्ली गए, तब भी ये लगता था हाँ ठीक है, तुम कर तो रहे हो, दूसरे लोगों के साथ सीख रहे हो, बट ठीक है करो। मुझे लगता था यार क्या खड़ूस टाइप के गुरु हैं। अच्छा, बचपन में जब नाटक भूलते थे तो चप्पल मारी जाती थी, मतलब बाद में तो हम ऐसे बेशरम हो गए थे कि नाटक भूलने के बाद हम सीधे सामने देखते थे, क्योंकि हमें मालूम है चप्पल आने वाली है या जूता आने वाला है, तो कैच कर लेते थे।
पर 2000 में जब नर नारी हुआ और उसका पहला शो भारत भवन में हुआ और खत्म होने के बाद केजी सर लाइट रूम से निकल के आए और उन्होंने आके जो जादू की झप्पी दी है, आ, वो लाइफ के सेट थी। क्या बात। मैंने सौभाग्य से ये दोनों ही प्ले, नरनारी जिसका जिक्र किया और सखाराम बाइंडर, ब्रिजेश ब्रिजेश अनय भी हुआ करते थे ना उसमें। जी जी हाँ, जी। ये दोनों ही नाटक देखे हैं और मैं उन दोनों शो का गवाह रहा हूं, साक्षी रहा हूं, और बहुत बढ़िया शो हुए थे। और केजी ने जो झप्पी दी होगी वो अवश्य ही वो बिल्कुल सही झप्पी थी। और मुझे लगता है कि केजी के अंदर का जो गुरु है वो ऐसा ही है कि अपने जिस शिष्य को अधिक प्रेम है उसके प्रति थोड़ा सा निर्मम होके, जैसे कुम्हार मटकी बनाते समय उसको ठक 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 करके देखता है कि कच्चा है कि पक्का है, और पक्का होने के लिए वो बजाता है। पर ये मार जो है, ये बचपन की जो या सीखते समय की जो एक मार या प्रहार है, वो आपको कहीं मजबूत बनाता है एक अच्छे और दादा धरातल पे। कहीं ना कहीं केजी सर एक एक वक्त में दोस्त भी थे, एक वक्त में बड़े भाई भी थे, माता भी थे, पिता भी थे, गुरु तो थे ही। मुझे अच्छे से याद है, एक नाटक हम लोग कर रहे थे मुनिया, मेरे पैर में कट गया था, मुझे घर से लेने आते थे और मुझे घर छोड़ने आते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे उनका रूप समझ में नहीं आता था कि प्यार तो करते हैं, मतलब अब जैसे मेरे पापा मुझे प्यार करते थे, वो नाटक देखने आते थे लेकिन मुंह पे कभी तारीफ नहीं करी उन्होंने मेरी। आज भी अब वो टीवी में जब भोजपुरी कोई फिल्म आती है तो देखते हैं, तो उनके आंखों की चमक बता देती है कि हाँ, अब वो शायद खुश हैं, संतुष्ट हैं कि ये नाटक नौटंकी से कहीं कोई मुकाम तो मैंने पा लिया है। सही बात है। और मुझे लगता है ये जो चमक है ये बहुत कुछ बताते थे। मतलब हर बार हमें बोलना ही पड़ता है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये हमारी आधुनिक बाजारवाद की देन है कि जब तक हम आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा पापा से मम्मी से प्यार है ये जाहिर नहीं होगा। क्योंकि कार्ड बेचने हैं ना, तो वो बताया जाता है कि आज अमुक डे है, आज मदर्स डे है, तो कार्ड दो। कार्ड नहीं दोगे तो तुम हक नहीं अदा कर रहे हो। हम लोग इतने बड़े हो गए तो आज मेरे ख्याल से पिछले 5-6 साल में तो सुनने को मिला है कि मदर्स डे आ गया, फादर्स डे आ गया, ब्रदर्स डे आ गया। मतलब वैलेंटाइन डे भी आई थिंक, शायद मुझे लगता है 96 में दिल तो पागल है फिल्म आई थी, उसके पहले लोग बाग वो भी नहीं जानते थे। सही। तो यश चोपड़ा जी ने तब भारतीय संस्कृति में एक बम फोड़ा कि 14 फरवरी को भाई ये होता है, और उस दिन अगर पूर्णिमा हो जाए तो मुंह मांगी मुराद होती है। तो आप समझ जाओ। अच्छा समर्थ, अब तुम्हारी जीवन की बात भी करते हैं। तुम अभी तक तुम इकहरे हो? हाँ सिंगल हो? जी। कोई खास वजह? नहीं, तो शायद मेरा नंबर अभी अपना टाइम आएगा दादा। जरूर आए। हमारे सभी भोपाल के रंगमंच के लोग जो तुम्हें बचपन से बड़ा होते हुए और समर्थ होते हुए देख रहे हैं नाम के अनुरूप, उनकी एक चाह है कि समर्थ अब और 2 की जगह 4 हाथों से आगे बढ़े और काम करे, और तुम्हारी परिवार की और वंशवाद की वृद्धि हो, और समर्थ नाम का एक स्कूल शुरू हो रंगमंच का, रंगमंच थिएटर जो भी कहें उसको, या फिल्म मीडिया। बहरहाल हम एक दूसरी बात कहेंगे। समर्थ, तुम्हें जैसे कि मैंने कहा हमारा ये एक सेगमेंट है कि मेरी कहानी मेरा फसाना, तुमने जो अच्छा लगा वो सब बता दिया। लेकिन ये सच बताओ कि अभी जब तुम्हें हम उगते हुए सूरज के बजाय स्थापित सूरज के रूप में देखते हैं तो सब तुम्हारी चमक से प्रभावित है, तुम्हारी धूप से, रोशनी से प्रभावित है। लेकिन जब तुम उस दौर के लिए जा रहे थे, उस अंधेरे एकांत भरे रास्ते को किसी ने नहीं जाना, और अधिकतर लोगों की उसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं रहती। हम अपनी सारी व्यथा की बात तो नहीं करेंगे, हम वो बात नहीं करेंगे कि मैंने कैसे कैसे दिन गुजारे, मगर मैं उसमें एक मानवीयता की रोशनी की महक को देखना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोग मिले जिनसे आपका जीवन या पथ रोशन हुआ, डिबरी सा सही, एक लालटेन का सही उजाला मिला और संबल मिला। दादा मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि बंबई जैसे शहर में जब आप इतनी असुरक्षित क्षेत्र में जाते हैं तो बिना परिवार के सहयोग के आप कुछ नहीं कर सकते। परिवार कहीं ना कहीं वो रीढ़ की हड्डी होता है
जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन उसका काम बहुत होता है। क्योंकि आप यहाँ से जाते हैं बहुत ऊर्जा, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह लेके, लेकिन वहां जाने के बाद जब आप जाके किसी ऑफिस में कहते हैं कि मैं समर चतुर्वेदी भोपाल से आया हूँ और मैंने 16 साल रंगमंच किया है, वहां से एक ही जवाब आता है, तो आपका सारा आत्मविश्वास धक करके गिर जाता है। बंबई में क्या किया है जी? कुछ नहीं। आपकी लड़ाई खुद की पहचान की वहां शुरू होती है, क्योंकि आप एक पौधा उखाड़ के अगर दूसरी जमीन में लेके गए हैं तो जड़ें जमने में, वहां की खाद पानी में वक्त लगेगा। वो वक्त आपको देना पड़ता है। वो वक्त 1 महीने का होता है, 1 साल का होता है, 10 साल का भी हो सकता है। और उस वक्त के लिए आपका परिवार आपके साथ हो, वो ये विश्वास दिखाए कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्या ये बहुत जरूरी होता है। वो आपके बड़े आपका साथ दे, जिनको आप पे भरोसा था, जिन्होंने आपके रंगमंच को पलते फूलते देखा है, आपके अभिनय को, वो ये कहें कि यार ये चीजें आएंगी, घबराओ मत, हर ठोकर के बाद लड़खड़ाओगे लेकिन उठ के दौड़ो, गिरने के डर से चलना नहीं भूलो, दौड़ना नहीं भूलो। तो ये सारी चीजें होती हैं दादा। मैं सबसे ज्यादा आज आपके माध्यम से शायद पहली बार शुक्रिया अदा करूंगा उस एक ऐसे शख्स का, जिसने जब मैं बंबई पहुंचा था तो मुझे छत दी थी। बॉम्बे में बहुत जरूरी होता है छत, और वो मेरे ही शहर के थे, लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, उनको जानता भर था। वो थे तनवीर भाई, जिन्होंने मुझे 1 साल रखा और मुझसे 1 पैसा भी नहीं लिया किराए का, शेयरिंग का, और मुझे बिल्कुल छोटे भाई की तरह रखा। कभी अगर मुझे होम सिकनेस होती थी तो उनके पास एक एमेटी थी रेड कलर की, बोलते थे आओ घूम के आते हैं, आओ तुम्हें जू घुमा लाए, आओ तुम्हें अमिताभ बच्चन का घर दिखा के लाए। तो वो 1 साल, मैंने आज तक ये बात कहीं ओपन नहीं करी, बहुत बार सोचा सोशल मीडिया पे लिखूं, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, उन्होंने जो मेरे जीवन में किया है, शायद मैं कहीं मौका लगा तो कुछ अपने तरीके से व्यक्त करूंगा। लेकिन आज आपके माध्यम से वो आभार है कि आज अगर मेरी जड़ें मजबूत हुई हैं तो उस पौधे का रख रखाव 1 साल तक माली बन के उन्होंने किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे निराशा और कुंठा में नहीं जीने दिया। आज जो भी चीजें आ रही हैं कहीं ना कहीं मैंने उनसे सीखी थी कि अगर खाली समय है तो भी आपका रियाज होगा। आज मैं खाली समय में भी रियाज करता हूं, मैं कुछ कविताएं पढ़ लेता हूं, कहीं कोई किताब पढ़ लेता हूं। शायद ये भोपाल रंगमंच की देन है, पढ़ाई, ये मेरी एक कहानी का हिस्सा है कि अगर मुझे अपने आप को व्यस्त रखना है, क्योंकि देखिए निराशा तो होगी, आज काम नहीं हो रहे हैं, आज जो भी संक्रमण काल में लोग बाग, डिप्रेशन एक नया शब्द जो एक हाई क्लास सोसाइटी को मिल गया है। दादा हम लोगों में कहाँ होता था डिप्रेशन, हम लोगों में तो इतना बदकुचन हो जाता था कि इतनी निंदा रस का पान कर लेते थे कि पंचायत करने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। सही कह रहे हो। तो डिप्रेशन होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप अगर कहीं खाली हैं तो उस खालीपन को इस्तेमाल करिए। आप 12 महीने तो वैसे भी काम नहीं करते, क्योंकि आप किसी के कर्मचारी नहीं है, आप शौकिया रंगमंच कर रहे हैं। शौकिया रंगमंच में आपकी तैयारी एक दृढ़ तरीके से होनी चाहिए कि कल को जब आप अपने आप को बेचने निकले तो आपके बैग में वो सारी चीज होनी चाहिए, सारे रस होने चाहिए कि सामने वाला बोलता जाए और पट पट करके आप उसको देते जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कलाकार, आपको नायक बनना है नायक लीजिए, खलनायक बनना है खलनायक लीजिए, कॉमेडी करानी कॉमेडी कराइए, मुझसे विभत्स कराना है, क्या कराना है आप वो बोलिए। मैं इस तरीके से तैयार होकर अपने शहर से आया हूं। आपके अंदर ये आत्मविश्वास होना चाहिए। अभी मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा बुरा काल चल रहा है, घर में बैठे बैठे लोगों को कोफ्त हो रही होगी, तो आप अपने परिवार के साथ समय दीजिए, अपने सीनियर्स जो हैं उनसे बात करिए, आपके जो भी दोस्त यार हैं। मैं दिन भर में कम से कम मेरे बॉम्बे और इधर उधर जितने भी दोस्त हैं 8-10 दोस्त, सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता हूँ। हंसी ठट्टा हो जाता है, आधा पौने घंटे की एक अच्छी खासी गपशप हो जाती है, इधर उधर की थोड़ी सी पंचायत हो जाती है, दिन कट जाता है। क्या बात, ऐसा सभी को करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि ये समय जो अचानक आ गया हमारे बीच में, हमारे देश ही क्या पूरे विश्व में है,
तो ये समय हमें ऐसे ही काटना होगा, अपने आप को बहुत दृढ़ रखकर और मन से दृढ़ रखकर और दादा करना होगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप जब खाली है, बिजी विदाउट वर्क ही तो बिजी रहना है। तो ये तो आपको यहां से करना पड़ेगा। जो हमेशा कहा जाता था कि एक कलाकार को सुनने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सुनने की आदत तभी आएगी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप पढ़ के बोलना शुरू करेंगे, तभी आप सुन सकेंगे। अपने ही शब्दों को सुनिए, अपना ही उच्चारण सही करिए, अपनी ही तैयारी करिए। आज के डेट में तो इतने सोशल माध्यम हो गए हैं, सोशल मीडिया के, ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, आप इन पर डालिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप इतने सारे हैं। बिल्कुल सही। हमारे जमाने में क्या था? हमारे जमाने में तो अगर मैं विवेक दादा से कह दूं, दादा एक सोलो लॉकी तैयार करिए प्लीज, 5 मिनट देखिए ना, दादा अपना समय निकाल के देखेंगे, बता देंगे, ये थोड़ा सा स्पीच में मॉड्यूलेशन कर लेना, ये चीजें कर लेना। आज आपके पास व्यापक तरीका है, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक साथ 1000 जगह पहुंच सकते हैं। सही बात। और हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यवसायिक होना पड़ेगा, खुद का प्रमोटर, खुद का पीआरओ खुद बनना पड़ेगा। खुद के सेल्समैन है तो खुद की मिट्टी बेचिए। सही बात है, जब तक हम अपनी डुगडुगे खुद नहीं बजाएंगे, क्योंकि आज का समय ऐसा ही है, बाजारवाद में है, हम बाजारवाद से बच नहीं सकते, हर चीज कमोडिटी में तब्दील हो चुकी है। तो अगर अपने आप को या अपनी कला को बेचना शब्द अभी तक खराब माना जाता था, लेकिन सर्वाइवल के लिए ये सच है कि हमें अपने आप को या अपनी कला को, कीमत को आंकना भी आना चाहिए और बेचना भी आना चाहिए। तो ये बिल्कुल सच बात की। समय अब चूंकि काफी बड़ा हो रहा है, तो मेरे को दो बातें मेरे मन में है। एक तो ये कि तुमने अभी अभी कविताओं का जिक्र किया, तुम्हारे लेखन और पठन पाठन का जिक्र किया। तो अभी अभी तुम्हारा ब्लॉग, तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे भी मैंने देखा, तुम्हारी एक कविता, तुमने आलोक श्रीवास्तव जी की कविता पढ़ी है, या जी कोई दूसरी कविता, अगर कोई लाइनें तुम गुनगुना सको तो हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी, एक प्रसाद लायक चीज हो जाएगी। दादा मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, ये मेरी अच्छा। तैयारी नहीं था, क्योंकि मेरे को लिखने की आदत नहीं है। मैं कुछ, आप बड़ों से ही सीखा है कि पढ़ो, हाँ तो जो हाँ पढ़ता हूं अच्छा हाँ लगता है, उसको हाँ लगता है कि यार मैं अपने तरीके से पढ़ के सामने व्यक्त करता हूं। और आज आप ही के आलोक श्रीवास्तव जी का सुबह ही फोन आया था और उन्होंने हाँ। बहुत प्रशंसा करी मेरी उस कविता पाठ की। तो मैं बड़ा खुश हूं कि यार चलो मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं। तो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं या लो तो लो। वो पन्ने में लिखी रखी है, मैं लेके आ जाता हूं और पढ़ के सुना देता हूं, हाँ, ऐसे लेके आ एकदम जाइए कुछ याद नहीं। इस, हाँ नहीं नहीं, लेके आ जाइए, या ऐसा भी कर लेते हैं कि ये ना भी करें। हालांकि ये मैं क्लिशेड है, बहुत लोग इसका पुनरुच्चार करते हैं कि अरे अच्छा आप अभिनेता हैं, जरा वो लाइनें सुना दीजिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा, पर फिर भी क्या कोई नाटक या कोई किरदार, नर नारी का जिक्र किया, और उसके अलावा ऐसा कोई किरदार जो आपके दिल में है और तुम्हारे को लगता है कि यार ये वाली स्पीच, ये वाली सोलोलॉकी, ये मैंने बोली थी, ये बहुत अच्छा हुआ था। एक मन को एक तसल्ली होती है ना, जैसे एग्जाम पेपर देने के बाद हर एक को लगता है कि यार मेरा पेपर अच्छा गया, रिजल्ट तो आएगा तब आएगा, दर्शक बताएंगे, समीक्षक बताएंगे, न बताएं, मगर मेरे मन में एक है कि मैंने 100% अपनी ओर से दिया। ऐसे कुछ ही रोल होते हैं, सब तो नहीं होते, अपन काम तो बहुत करते हैं। तो ऐसा कोई मैंने याद एक आता है? नाटक किया था दादा, महावीर चरितम, तो हाँ उसमें हाँ। रावण बना था, उसमें अच्छा। रावण बना था। तो ओके ओके। हालांकि वैसे तो नो डाउट नर नारी की आपने बात करी, नर नारी का भी है, लेकिन ये महावीर चरितम, महावीर चरितम ही था। उसमें रावण जो था वो सीता जी का कुछ अलग ही वर्णन करता है। अच्छा। तो वो कुछ लाइनें मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं कहीं भी बॉम्बे में जब अभी भी ऑडिशन देता हूं तो मैं ये लाइनें सुनाता हूं, लोग बाग थोड़े से हतप्रभ हो जाते हैं कि यार इतनी क्लिष्ट हिंदी। क्या बात। तो हाँ मैं वो कोशिश करता हूं। हाँ हाँ, अरे वो तो बहुत ही अच्छा होगा, वाह वाह, क्या बात, इरशाद। मेरे हृदय के वेग को चीरने वाले, हे विमान पुष्प पुष्पक, तुम उसी मिथिला नगरी की ओर ले चलो जहां मेरे हृदय को जीतने वाली मैथिली है। आ प्रशस्त ललाट, मंजिष्ठा से रंगे ओठ, कुटिल भौहें, कमनीय कमर, उठा हुआ वक्ष स्थल। आ सीते, यह रावण एक संपूर्ण पुरुष है,
वो राम तो अभी एक अबोध बालक है। मेरे संसर्ग में आओ, तुम्हें पौरुष का अभिमान मिलेगा। मैं लंकाधिपति रावण तुम्हारा आह्वान करता हूं कि आओ मैथिली, मेरे आलिंगन में आओ। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और निश्चय ही तुम्हारा वो रोल अद्भुत रहा होगा, और जिसके डायलॉग तुम्हें आज तक उस तरह से उदरस्त हैं, कंठस्थ हैं। आज हम अपनी बातों का समापन करते हैं। तुमने बातों बातों में न केवल रंगमंच की बात की, फिल्मों की बात की, अपनी यात्रा की बात की, अपने मन के उठने वाले शूलों की, या कुछ कहीं कहीं जो फांस सी गड़ी रहती उनकी बात की, बल्कि तुम्हारे और मेरे अनजाने में हमने उन लोगों की भी बात की जो आज हमारे बीच में नहीं, जैसे छोटा केजी, उसकी भी बात की। या हम अब उनसे उस रूप में नहीं मिलते, जैसे सच्चिदानंद जोशी के साथ का तुम्हारा थिएटर का सफर। हाँ, मतलब जमाना हो गया नंदू दास से मिले हुए। शायद कहीं नाटक होता था तो वहीं चरण स्पर्श हो जाते हैं हम, और अभी तो लंबा समय हो गया तो नाटकों का भी मंचन बंद है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि वो सारे लोग जिनका नाम तुमने यहाँ लिया है, और जो अभी यहाँ पे हमारे अलग अलग जगहों पे हैं, भले ही देश में या बाहर, वो तुम्हें सुनेंगे और तुम्हें देखेंगे तो उनके मन में भी तुम्हारे प्रति जो प्रेम और सहज स्नेह का भाव है वो वैसे ही जागृत होगा। और जो लंबे समय से जो संवेदनाओं की धूल जम गई थी, वो हटने में ये लेट्स टॉक विद मृदुल काम करेगा। तो इस उम्मीद के साथ मैं अभी इस संस्करण में आप सभी से लेता हूं विदा। अगले किसी सृजनशील मोड़ पर हम फिर से मिलेंगे और कहेंगे लेट्स टॉक विद मृदुल। नमस्कार।